नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जितेंद्र प्रसाद पिछली मनमोहन सरकार में केंद्र में मंत्री भी थे और उत्तर प्रदेश के धौरहरा लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं और जितेंद्र प्रसाद जाति के आधार पर अगर कहा जाए तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये उनकी संक्षिप्त उनके बारे में विवरण है, उनका परिचय है। अगर थोड़ा और विस्तार में जाए तो जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद राजीव गांधी के करीबी हुआ करते थे। पीवी नरसिंह राव के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे और जिस समय राजीव गांधी की मौत हुई उसके बाद जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आई और कांग्रेस अध्यक्ष का जब वे चुनाव लड़ रही थीं तो जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ संगठन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि पूरे देश के कांग्रेसियों ने जितेंद्र प्रसाद को रिजेक्ट किया और सोनिया गांधी को बाकायदे निर्वाचित किया पार्टी अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ये सोनिया गांधी और गांधी परिवार की ही खूबसूरती है कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो कि चुनाव में हार चुके थे सोनिया गांधी से सांगठनिक चुनाव में, उनको सोनिया गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नॉमिनेट किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की एपेक्स बॉडी है जो कि एक तरह से नीति निर्धारण का काम करती है। तो उस एपेक्स बॉडी में सोनिया गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और अपने राजनीतिक विरोधी जितेंद्र प्रसाद को नॉमिनेट किया उनके द्वारा चुनाव हारने के बावजूद। और जब जितेंद्र प्रसाद को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था दिल्ली में तो उनके घर और अस्पताल पहुंचने वालों में सबसे पहले सोनिया गांधी थी और उनकी मृत्यु के बाद जितेंद्र प्रसाद की पत्नी और उनके परिवार की देखरेख पूरी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। और जब दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो राहुल गांधी ने जिन कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाई उसमें जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, कुंवर जितेंद्र सिंह से लेके ये तमाम नए चेहरे या हम कहें कि युवा नेता शामिल थे। जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी में जाने की अटकलें 2019 के चुनाव में भी थीं और जितेंद्र प्रसाद को लग रहा था कि लोकसभा का चुनाव वे अकेले दम पर नहीं जीत पाएंगे। उनको एक सेफ पॉलिटिकल हाइडआउट की तलाश थी और उस तारीख में जितेंद्र प्रसाद की नज़र में बीजेपी से ज़्यादा सुरक्षित कोई भी राजनीतिक दल नहीं दिखाई दे रहा था उनको, जो कि जिसके सहारे वे संसद तक दोबारा पहुंच सकें। यही कारण था कि उन्होंने कई राउंड बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात की और लगभग उनकी ज्वाइनिंग तय हो चुकी थी बीजेपी में। लेकिन इसी बीच उनकी सीट को लेके बीजेपी के अंदर थोड़ा एक तरह से कन्फ्यूजन पैदा हुआ और बीजेपी जिस सीट से जितेंद्र प्रसाद को लड़ाना चाह रही थी, जितेंद्र प्रसाद उस सीट से लड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए ऐन वक्त पर जितेंद्र प्रसाद ने फिर यू टर्न लिया और प्रियंका गांधी से बात करके कांग्रेस में बने रहे। अब हम आते हैं कि 19 से लेके और अब तक ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ जिसके चलते कि जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली पर ऐतराज हुआ या उनकी कार्यशैली जितेंद्र प्रसाद को पसंद नहीं आई। जहां तक रही बात जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस पार्टी के अंदर महत्व देने की, तो अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए थे आसाम में और कई और राज्यों में, उसमें एक राज्य के चुनाव प्रभारी थे जितेंद्र प्रसाद। ये अलग बात है कि चुनाव के पहले या पूरे चुनाव के दौरान जितेंद्र प्रसाद
कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने नहीं गए और वे अपने घर में बैठे रहे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से उनको हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती रही और उनसे राय मशविरा किया जाता रहा। हाल के कुछ वर्षों में जरूर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान जिस व्यक्ति को सौंपी हैं, उस व्यक्ति को लेकर जरूर कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोगों में नाराज़गी है। और कांग्रेस के लोगों का कहना है कि मौजूदा जो स्टेट लीडरशिप है उसके सहारे हम 2022 का चुनाव ठीक तरीके से नहीं लड़ सकते। और इस बात को लेके कांग्रेस के तमाम उत्तर प्रदेश के नेता अपने अपने तरीके से प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से अपनी आपत्ति दर्ज कराते रहे हैं। जहाँ तक रही बात जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद लगभग 4 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगाते रहे हैं। और जितिन प्रसाद का ये आरोप रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के खिलाफ सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई होती है, ब्राह्मणों, तमाम निर्दोष ब्राह्मणों को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो जो जितिन प्रसाद कल तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी मान रहे थे, जो जितिन प्रसाद कल तक बीजेपी के नेतृत्व को ब्राह्मण विरोधी कह रहे थे, वही जितिन प्रसाद आज जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। और उनको ये उम्मीद है कि बीजेपी का नेतृत्व उनको उत्तर प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगा, दायित्व देगा और आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सम्मान मिलेगा, ज़्यादा इज्जत मिलेगी और उनका पॉलिटिकल कैरियर भी सुनिश्चित होगा और सुरक्षित रहेगा। मुझे लगता है कि इसी तरह का कमोबेश मंसूबा लेके या ड्रीम लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल होने के एक दिन पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी यही दावा रहता था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बेहतर काम कर रही है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है और इसलिए वे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाया करते थे। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उस दिन से कांग्रेस में उनको हजारों खामियां दिखने लगी, राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल में खामियां दिखने लगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में लाखों प्रकार की अच्छाई नजर आने लगी। ये राजनीतिक दस्तूर है और नेता लोग जिस पार्टी में रहते हैं, जिस क्षण तक रहते हैं, उस क्षण तक वो नेतृत्व की तारीफ करते रहते हैं, नेतृत्व में लाखों मेरिट दिखाई देता रहता है और जब वे पार्टी छोड़ते हैं तो उसी क्षण से उनके पुरानी पार्टी में, पुराने नेतृत्व में हजारों लाखों खामियां नज़र आने लगती हैं और नए नेतृत्व की तारीफ करने लगते हैं, नए नेतृत्व में उनको मेरिट ही मेरिट नज़र आने लगता है। अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन है जो कि मेरी नज़र में जिस पर कि ध्यान देना जरूरी है। पहली बात तो ये कि जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक 2 नेताओं को उत्तर प्रदेश में उतारा है, पहले एक IAS अधिकारी को इस्तीफा दिलवा के और उनको MLC बनाया गया अरविंद शर्मा जी को और कहा गया कि अरविंद शर्मा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश में चूँकि ब्राह्मण समाज में थोड़ी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को लेके, उसके नेतृत्व को लेके, तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए अरविंद शर्मा जी को लाना जरूरी है। जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने आज जितिन प्रसाद को ज्वाइन कराया है,
शायद इसके पीछे भी उसकी रणनीति जितिन प्रसाद का ब्राह्मण होना है। और जितिन प्रसाद पिछले कुछ महीनों से, वर्षों से जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लिए सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय थे, शायद बीजेपी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जितिन प्रसाद के उस सोशल मीडिया के चलते उनके साथ जुड़ा होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व के प्रति नाराजगी है ब्राह्मणों में, जितिन प्रसाद को लेकर उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है और जितना मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझता हूँ, मैं जितेंद्र प्रसाद जी की राजनीति को भी मैंने देखा है। जब जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए थे तो उसके पहले तक उनको कोई ये भी नहीं जानता था कि वो ब्राह्मण है। खासतौर से शाहजहांपुर से बाहर ब्राह्मण समाज में उनकी कहीं कोई न तो गणना थी और न उनका कोई अस्तित्व था। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो खुद को ब्राह्मण नेता स्थापित करने के लिए उनको पूरे प्रदेश में घूम घूम के दौरा करना पड़ा, प्रचार करना पड़ा कि वे एक ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देके भेजा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद शायद किसी को भी ब्राह्मण नेता नहीं माना। यहाँ तक कि नारायण दत्त तिवारी भी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पहाड़ के अलावा, पर्वतीय क्षेत्र के अलावा मैदानी क्षेत्र के ब्राह्मणों ने उनको अपना ब्राह्मण नेता नहीं माना। अगर कुछ वर्षों तक कहें या कुछ हद तक कहें तो पूर्वांचल के ब्राह्मणों ने पंडित हरिशंकर तिवारी को अपना नेता माना। लेकिन कमलापति त्रिपाठी जी के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं हुआ जिसको कि पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपना नेता मानता हो। और यही कारण है कि चाहे प्रमोद तिवारी हों, लोकपति त्रिपाठी रहे हों या उनके बेटे राजेशपति त्रिपाठी रहे हों, ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के तो नेता बन पाए, अपने ज़िले तक के तो नेता बन पाए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता नहीं बन पाए। तो जब पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता को पंडित नारायण दत्त तिवारी नहीं बन पाए, जब पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता प्रमोद तिवारी नहीं बन पाए, जब पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता लोकपति त्रिपाठी और राजेशपति त्रिपाठी नहीं बन पाए, जिनकी पूरी की पूरी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जब पूरे उत्तर प्रदेश के नेता जितेंद्र प्रसाद नहीं बन पाए, तो जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश का कौन ब्राह्मण अपना नेता मान लेगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से जितिन प्रसाद को एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रही है, उसका कितना लाभ 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर बारीकी से उसका अध्ययन किया जाए तो उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण बिरादरी कभी भी एकजुट होकर किसी एक दल को सपोर्ट नहीं करती रही है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज कभी भी किसी एक नेता के पीछे नहीं चला है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में बाकी बिरादरी की तरह जातीय आधार पर एकजुटता और वोटिंग नहीं होती है। अगर हम 2012 में देखें तो उत्तर प्रदेश के सवर्ण और ख़ास तौर से ब्राह्मणों ने मायावती को वोट दिया, तो 2017 में उसी ब्राह्मण समाज ने एक बार फिर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को वोट दिया, और 2017 में फिर उसी ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को वोट दिया, माफ़ करिएगा, 2012 में अखिलेश और मुलायम को वोट दिया, और 2007 में मायावती को वोट दिया। तो ये जो ट्रेंड है ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि ब्राह्मण समाज कभी भी जातीयता के आधार पर, जातीय एकजुटता के आधार पर किसी एक दल को वोट नहीं देता है। उस समय के जो राजनीतिक हालात होते हैं,
उस समय के जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता रिएक्ट करता है और अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को चुनता है और उनको वोट देता है। तो जो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी जितिन प्रसाद को लेके करने जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हाँ, शायद एक दो जिलों में शाहजहांपुर और सीतापुर के इलाके में थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हो सकता है ब्राह्मण वोटों का जितिन प्रसाद के आने से, लेकिन सीतापुर में भी जितिन प्रसाद की जमानत जब्त हो गई है और शाहजहांपुर में भी उनके परिवार के लोग चुनाव हारते रहे हैं, वो भी चुनाव हारते रहे हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के एक चेहरा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कोई मदद कर पाएंगे राजनीतिक तौर पर। हाँ, उनका पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन जरूर हो गया है और आज की तारीख में जो कांग्रेस की हालात है, जो नेतृत्व पूरी तरह से डिफोकस्ड और कंफ्यूज्ड नज़र आ रहा है, उसके चलते जितिन प्रसाद ने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के मकसद से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो फैसला किया है, यह उनके निजी एम्बिशंस को जरूर पूरा करने में कारगर हो सकता है। जहाँ तक रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस के लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसका सबसे बड़ा कारण यही समस्या में आता है कि कांग्रेस लीडरशिप को यही नहीं पता है कि उसका जो कोर वोट बैंक क्या है, उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक आज उसके साथ है कि नहीं, और अगर कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक उसको छोड़ के भाग गया है तो उसको वापस लाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व क्या कर रहा है। आज़ादी के बाद से लेके और ख़ास तौर से जब से सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ हमारे देश में, तब से देश की जो ओबीसी बिरादरी है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट देती रही है। बीएसपी के प्रादुर्भाव के बाद, बीएसपी के अस्तित्व में आने के बाद काशीराम के चलते खास तौर से काऊ बेल्ट का दलित मतदाता भी कांग्रेस को छोड़ के बीएसपी के साथ भाग गया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अयोध्या में देश के मुसलमान भी कांग्रेस से नाराज हो गए, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस की अम्ब्रेला पॉलिटिक्स किया करती थी, जो कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट का था, खासतौर से ब्राह्मण्स, दलित और मुस्लिम का जो एक नेचुरल अलायंस था, नेचुरल कॉम्बिनेशन था, वह कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में या हम कहें कि काऊ बेल्ट में राजनीतिक मजबूती देता था, राजनीतिक ताकत देता था। और जब कांग्रेस पार्टी काऊ बेल्ट में मजबूत रहती थी तो देश की सत्ता पर उसका एकाधिकार रहता था। लेकिन राजीव गांधी के जाने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने अपने उस अम्ब्रेला पॉलिटिक्स का जो उसका फार्मूला था उसको डिस्टर्ब किया और जो उसका नेचुरल एलाई नहीं था उसकी तरफ भागना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी अपर कास्ट के बजाय ओबीसी की पॉलिटिक्स करने लगी। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जितनी इकाइयां हैं राज्य में या देश में, अलग अलग संगठनों में, चाहे उनका यूथ विंग हो या एनएसयूआई हो या महिला विंग हो, ज़्यादातर जगहों से ब्राह्मण बिरादरी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में अपने को उपेक्षित महसूस कर रही है। और यही कारण है कि जब जब ब्राह्मणों को एक राजनीतिक विकल्प दिखाई देता है तब तब उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं। जब अटल जी का दौर था तो ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की नीतियों के चलते ब्राह्मण समाज लगातार बीजेपी के साथ बना रहा देश के चुनावों में। और जब विधानसभा का चुनाव होता था तो ब्राह्मण समाज
बीजेपी से जब नाराज होता था और कांग्रेस में उसको कोई जगह नहीं मिलती थी, तो ऐसी हालत में वो कभी मुलायम सिंह अखिलेश को तो कभी मायावती को वोट देता था। और पिछले विधानसभा चुनाव में उसको लगा कि मुलायम और मायावती के मुकाबले बीजेपी एक मंद पार्टी है, इसमें ब्राह्मणों को सम्मान मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पिछली बार खुल के भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समर्थन किया, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव में भी समर्थन किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से ब्राह्मणों की अनदेखी होती रही पूरे 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में, शासन और प्रशासन में, उसको लेके ब्राह्मण समाज में जरूर नाराजगी है। दिखाने के लिए जरूर मुख्य सचिव और डीजीपी और प्रमुख सचिव ब्राह्मण के पास होता है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो चाहता है वही करता है। एक महज एक इम्प्लीमेंटर की भूमिका में रहते हैं और ये सिविल सर्वेंट हैं। इनका काम है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के आर्डर्स को, उनके कमांड को फॉलो करना। तो ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज एक तरह से चौराहे पर खड़ा है, वो विकल्प की तरफ है, उसको बीजेपी से नाराजगी है, वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी में जाना नहीं चाहता है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं हो रहा है जो कि ब्राह्मणों को फिर अपने पाले में लाए और उनको वह पुराना सम्मान दे जो सम्मान के ब्राह्मणों को राजीव गांधी के टाइम तक मिलता था, संगठन से लेकर सरकार तक में। तो इन हालातों को देखते हुए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया है और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जितिन प्रसाद को आगे करके कोशिश होगी तो उसको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रखा गया। अब इसमें आने वाला ने जाना कांग्रेस नेतृत्व को भी एक मौका देता है कि वे अपनी पॉलिटिकल जो उनके कार्यशैली है उस पर वे विचार करें और अपने उस अम्ब्रेला पॉलिटिक्स के उस फार्मूले पर विचार करें जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और देश की सत्ता पर काबिज रही, जिनके समर्थन और सहयोग से काबिज रही। अगर वह वोट बैंक उनसे अलग हो गया है तो किन कारणों से हुआ है, उन गलतियों को सुधारें और अपने उस वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश करें, तभी शायद उनको इस मौजूदा हालात में फिर एक पॉलिटिकल रेलिवेंस बनाने में कामयाबी मिलेगी, पार्टी को भी और खुद को भी। नहीं तो धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक तमाम राज्यों से ख़त्म हो गई है, देश की राजनीति से भी लगभग उसका सफाया होता जा रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश से भी एक बार फिर 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।